हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पावर एजुकेशन ग्रुप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और आप फुल फोकस से महा ट्रांसफर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। अ, हम लोगों ने इससे पहले जनरेशन के ऊपर हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। ठीक है। अभी हम लोग ट्रांसमिशन के ऊपर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। जो भी बच्चे जो नए हैं, चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ पहले जनरेशन के 2 वीडियो कंप्लीट करके आइए। ठीक है। आप ये सेशन भी देख सकते हो। ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इनफ रहेगा। अ, वैसे तो देखा जाए तो ट्रांसमिशन के ऊपर हम लोग 3 वीडियो लेंगे। ठीक है। इसमें हम लोगों का टारगेट ऐसा रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है। हमारा टॉपिक भी उसके ऊपर कवर हो जाए। ठीक है। और हम लोगों की पढ़ाई और बेहतर बन जाए। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। बेसिकली ये जो टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। नॉर्मल अभी आपने डिस्कॉम का पेपर दिया होगा। ठीक है। डिस्कॉम का पेपर जो है कंपैरेटिवली बाकी जो जेनको हो गया, हमारा ट्रांसको हो गया, उसके कंपैरिजन में बहुत ईजी आया था। ठीक है। बट आप ऐसा मत सोच के चलो कि ट्रांसको का भी एग्ज़ाम या फिर पेपर आपका ईजी रहेगा। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ट्रांसको का जो अप्रोच है हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो ऐसा है कि आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करके चलो, ताकि अगर पेपर थोड़ा सा लेवल अप होता है तो आप उसके लिए रेडी रहो। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एबीसीडी कांस्टेंट ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। ए की वैल्यू दी है, बी ए बी सी की वैल्यू दी है। ठीक है। द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज, सेंडिंग एंड वोल्टेज हम लोगों को दिया है, रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर नो लोड दिया, मतलब हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालना है हमको अंडर नो लोड कंडीशन में। ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, नो लोड कंडीशन का एक ये होता है, अगर नो लोड है तो रिसीविंग एंड में करंट कोई फ्लो होगा नहीं। ठीक है। सबसे पहले हमारे ट्रांसमिशन पैरामीटर देखते हैं। एक सेकंड। ठीक है। ट्रांसमिशन पैरामीटर हमारे वी एस इजिकल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, आई एस इजिकल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। ठीक है। यहाँ पे भी आई आर रहेगा। ठीक है। तो अंडर नो लोड कंडीशन बोला। नो लोड कंडीशन मतलब कि आपका कोई लोड रहेगा नहीं। ठीक है। लोड नहीं रहेगा तो आपका आई आर इजिकल टू डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। ठीक है। जीरो हो जाएगा तो आपका न्यू फार्मूला बनेगा आपका वी एस इजिकल टू ए वी आर प्लस बी आई आर। इसकी वैल्यू हमारी डायरेक्ट जीरो हो रही है। वी एस इजिकल टू ए वी आर। ठीक है। अभी हमको निकालना है, रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालना है। ठीक है। सेंडिंग एंड की वोल्टेज की हम लोग को वैल्यू दी है 400 किलोवाट। ठीक है। ए की वैल्यू हमको पता है, रिसीविंग एंड, यहाँ से रिसीविंग एंड वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं। वी आर इजिकल टू वी एस अपॉन ए। वी एस की वैल्यू 400 किलोवाट किलो वोल्ट अपॉन 0.8। देखो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी है डायरेक्ट, तो इसमें एंगल की हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ये डायरेक्टली 500 किलो वोल्ट रहेगा। ठीक है। करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमको डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकते हैं। ईएसी में ऐसे क्वेश्चन तो मतलब रेगुलर में आती है। ठीक है। लेकिन इस साल मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ईएसी में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को हमको इंक्रीज करना है, ठीक है, ऑप्शन दिया अलग अलग, इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज लेवल, एडिशन ऑफ लम्प इंडक्टेंस इन पैरेलल, एडिशन ऑफ लम्प कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। सबसे पहले सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का फॉर्मूला देखते हैं। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमको तो पता ही है, लाइन का वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग को देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने वोल्टेज की वैल्यू अगर इंक्रीज की है, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज की है और सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं तो हमारी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, क्वेश्चन में भी यही पूछा है, ठीक है। तो सर्ज इम्पीडेंस सबसे पहले देखते हैं, सर्ज इम्पीडेंस देखो, सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर रूट एल बाई सी, ठीक है। अभी सर्ज इम्पीडेंस देखने से पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी देख लेते हैं, ठीक है, सही है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड अपॉन वाई, इसमें जेड की वैल्यू होती है आर अपॉन जे ओमेगा एल जी अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है। अब सर्ज इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब हमारी लाइन लॉसलेस होती है, लॉसलेस इसका मतलब लाइन में कोई लॉसेस नहीं रहेंगे, लॉसेस जो है हमारे जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब यही कि आर की वैल्यू जीरो हो जाएंगी, करेक्ट है, ठीक है। आर की वैल्यू अगर जीरो होती है तो जी की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फिर बनेगा रूट एल बाई सी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारा रूट एल बाई सी, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोगों को सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की वैल्यू इंक्रीज करना है, इसका मतलब यही कि सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू हमें लो चाहिए, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का वैल्यू लो चाहिए, इसका मतलब हमें इंडक्टेंस की वैल्यू कम चाहिए और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले अभी ऑप्शन देखते हैं, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज लेवल, करेक्ट है, एडिशन ऑफ लम्प कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है, एडिशन ऑफ लम्प कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। सीरीज की वैल्यू हम लोग कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन होगी, सपोज इसमें हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में, एक सेकंड इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस हो गया, एक सेकंड, ठीक है, ये हमारी ट्रांसमिशन हो गई, ये अपना ग्राउंड हो गया। इसमें बेसिकली हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन करके, इसमें बेसिकली क्या होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस अगर कंसिडर करते हैं तो ये एक तो सेंडिंग एंड में आएगा या फिर मिडल पोर्शन में आएगा, ठीक है, तो इसका कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे। हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली जेड आर प्लस जे ओमेगा एल से बना है, ठीक है। मेजोरिटी जो लॉसेस हमारे होते हैं वो हमारे रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने सर्ज इम्पीडेंस में डायरेक्टली जीरो ले ली है, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अभी हम लोगों को एल की वैल्यू लेना है, ठीक है। अभी एल की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए हम लोग सीरीज कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, सेंडिंग एंड पावर इज इक्वल टू वी एस वी आर अपॉन
एक्सएल। ठीक है, तो अगर हमको पावर की वैल्यू अगर इंक्रीज करनी है तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे तो वेरियस मेथड रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एक मेथड ऐसा भी है जिसमें हम लोग सीरीज कैपेसिटर इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा वी एस वी आर अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हो गया, इसमें हम लोगों ने पावर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अभी हमारे मेन कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एडिशन ऑफ लम कैपेसिटेंस इन सीरीज, ये करेक्ट हो सकता है हमारा डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी है और इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी है। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, इंडक्टेंस डिक्रीज हो गया, इसका मतलब अल्टीमेटली आपका सर्ज इम्पीडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, आपको तो सभी को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पीडेंस हमारा होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 कंसेप्ट कवर कर लिए। सबसे पहले सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी देखा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी हम लोगों ने कवर किया। लॉसलेस लाइन कौन सी होती है वो भी देखा। ठीक है, साथ में सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू किस तरह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं वो भी देखा। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लेन के ऊपर भी इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और हम लोगों ने पावर किस तरह से इंक्रीज करते हैं वो भी देखा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं अभी। ठीक है, द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवरहेड लाइन इज, देखो वैसे तो आपको तो पता ही है कि कोरोना लॉस जो होता है, ठीक है, ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अनवांटेड होता है, इन द सेंस कि हम लोगों को ये ज़्यादा रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस करना चाहिए और इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन एक अच्छा इफेक्ट इसका इस तरह से होता है कि इट रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ द सर्ज फ्रंट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो हमारा कंडक्टर रहता है, सपोज दिस इज अवर कंडक्टर, इसमें कोरोना लॉस जो होता है वो हमारे इस कंडक्टर के सराउंडिंग में स्पार्क जनरेट हो रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं इसको। मेरी ड्राइविंग के ऊपर मत जाना। ठीक है, मेन बात है, आप कंसेप्ट समझ लो पहले। इसमें बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारी जो एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर हो गया, इसके सराउंडिंग में हमारी एयर आयनाइज हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर अगर लाइटिंग अगर गिरती है, लाइटिंग अगर गिरती है तो ये हमारे सर्च को है वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट डैमेज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ द सर्च फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम गिवन ट्रांसमिशन लाइन, द एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से लाइन के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, दिस मस्ट बी अ शॉर्ट लाइन, दिस में बी आइदर मीडियम लाइन और शॉर्ट लाइन, expression is true for any line, this may be either be medium or long। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों को पता है, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा वी एस बाय ए माइनस वी आर अपॉन वी आर, ये हमारा एनी लाइन के लिए अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, हमारा कोई भी रैंडमली शॉर्ट मीडियम या फिर लॉन्ग लाइन के लिए ये हमारा अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि व्हेन
ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब हमारी ए की जो वैल्यू रहेगी जब भी इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला रहेगा वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान देना है कि जब भी हमारे पैरामीटर ए की वैल्यू जो है वो हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट आपको दूसरा भी इसका बता देता हूँ मैं, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमारा, ये क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में आता है ये ई आर कॉस फाई आर प्लस माइनस ई एक्स साइन फाई एक्स, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज में रहेगा या फिर पर यूनिट में भी रह सकता है, ठीक है। ई आर की वैल्यू हमारी हो गई आई आर इंटू आर अपॉन वी एस आई एक्स इंटू एक्स अपॉन वी एस, ठीक है। तो ये हमारे स्पेसिकली ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गया और ये हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, ठीक है। ये हमारा फार्मूला जो रहेगा, इसमें ये ट्रांसमिशन लाइन की जो शॉर्ट लाइन है, ठीक है, इसके लिए अप्लीकेबल रहेगा ये, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग मीडियम लाइन, ठीक है, एनी लाइन के लिए अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और जब ए की वैल्यू हमारी इक्वल टू 1 हो जाती है तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन इसका पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज लोडेड विथ 110 किलोवाट if the loss of the line is 15 megawatt and load is 150 megawatt, ठीक है। the resistance of the line is, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लाइन की जो लेंथ है वो दी है, ठीक है। वोल्टेज दिया है इसका, पावर लॉस दिया है, ठीक है, और लोड दिया है इसका 150 MVA, ठीक है। देखो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग जो बच्चे नए हैं या फिर जो बच्चे सेशन को बस प्रैक्टिस के नज़रिए से देखने आए हैं, तो प्रैक्टिस करने आए, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है। जब भी आप एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ट्राई करो कि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, ठीक है। ये ध्यान में रखना। आगे सॉल्व करते, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर आर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंगल फेज के लिए, ठीक है। पावर लॉस जो होता है हमारा 3 इंटू आई स्क्वायर आर, ये हमारा हो गया 3 फेज, ठीक है। आपको आंसर में दिख रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमारी वो पर फेज में है, ठीक है। तो आप
इजीली गेस कर सकते हो, हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। लॉस हमारा दिया है 15 मेगावाट। अभी हम लोग को पता है पावर हमारा वी आर कॉस फाई होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ के वी ए कॉस फाई, करेक्ट है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, ये हमारा हो गया किलोवाट इक्वल टू के वी ए इंटू कॉस फाई, के वी ए इंटू कॉस फाई, करेक्ट, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट याद रखने के लिए। अब यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे, मेगावाट अपॉन एम ए, ठीक है, करेक्ट है। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा आई की वैल्यू निकालेंगे हम लोग 150 MVA टू 10 पावर 6, हमारा इधर ये 150, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा कंसेप्ट ये हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू निकालेंगे, पी अपॉन वी कॉस फाई, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये हमारा 15 मेगावाट हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 15 इंटू 10⁶ अपॉन, हमारा ये वोल्टेज की वैल्यू हो जाएंगी 110 किलोवाट इंटू 10⁻3, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया आर इंटू 10⁻6। आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा 15 इंटू 10⁻3 हो जाएगा अपॉन 110 इंटू आर, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे 15 इंटू 10⁻6 एज इट इज़ 15 इंटू 15, यहाँ पे मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, ये हमारा पावर 6 आएगा यहाँ पे 110। ये हमारा बेसिकली इजी कैलकुलेशन जाना चाहिए हम लोगों का, इसीलिए आप ट्राई करना कि आपका कैलकुलेशन में, आप कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी तरीके से ही सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा फाइनल एग्जाम में आपको आप मतलब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। करेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 था हमारा, ठीक है, स्क्वायर 15 इंटू 15 हो गया, ये 15 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 110 इंटू 110 है, 110 को हम लोग ऊपर लिख गए, हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी थी,
ठीक है, डिवाइड बाई 15 हो गया, ठीक है, और ये पावर 6 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका 8.06 आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा आया पर फेज ओम में, ठीक है, लेकिन ये हमारी जो लाइन है वो 100 किलोमीटर की है। एक सेकंड, ठीक है, 100 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये पर किलोमीटर में वैल्यू रहेगी, ठीक है। आप सॉल्व करोगे आगे तो इसकी जो वैल्यू रहेगी, एक सेकंड, इसको फिर से आपके सामने सॉल्व कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, आर की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 12100 अपॉन 15, लेकिन ये हमारा जो वैल्यू रहेगा ये 100 किलोमीटर के लिए रहेगा, ठीक है। ये ध्यान देना, आपको फिर इसको कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इसका आंसर 8.06, ठीक है, ओम, ठीक है। ये ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस तो थोड़े कम है, लेकिन ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में कितना भी लेवल अप हो जाएगा एक क्वेश्चन का, फिर भी आप इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन म्यूचुअल जीएमडी एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ द कंडक्टर अबाउट द ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है, इसके पीछे थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा जाता है, हम लोग कंसेप्ट के ऊपर भी देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं, हम लोगों ने कैपेसिटेंस की पढ़ा होगा। कैपेसिटेंस जो हमारा लाइन के लिए रहता है, ठीक है। एक सेकंड, इसका थोड़ा साइज बना देता, कम कर देता हूँ मैं। ठीक है, हम सभी को पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू, लाइन कैपेसिटेंस होता है हमारा पाई एप्सिलॉन अपॉन GMD अपॉन GMR, ठीक है। GMD में बेसिकली, GMD की अगर बात करें, ये हमारा म्यूचुअल डिस्टेंस होता है बिटवीन कंडक्टर, ठीक है। और हमारा GMR जो है ये हमारा सेल्फ GMD ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब GMD जो है, GMT की जो वैल्यू जो है हमारी, जो कंडक्टर के जो डिस्टेंस में है इसके ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। कनेक्टेड जो हमारे कंडक्टर रहते उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर जो भी है, ठीक है। और GMR जो है हमारा मैक्सिमम टाइम जो हमारी कंडक्टर ये हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर हो गया, इसको ही सेल्फ GMD हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर जो रहता है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर ये रहेंगे इसमें, ठीक है। ड्राइंग के ऊपर मत जाओ, बस आप कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो कंडक्टर रहेंगे,
वो हमारे सेंटर कोर से कितनी डिस्टेंस पे अवेलेबल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा, अगर सपोज करो ये हमारा हो गया बंडल कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटेंस की जो बात होती है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का आपको तो पता ही है फॉर्मूला डायरेक्ट, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन के लिए अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस हमें अगर निकालना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करनी है तो हमें जो इंटर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर रहेगा, जो हमारा, एक सेकंड, इंटर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर मतलब कि जो यहाँ से जो हमारा कंडक्टर की जो डिस्टेंस है, ये कंडक्टर का डिस्टेंस, ये कंडक्टर का डिस्टेंस, ठीक है, ये कंडक्टर का डिस्टेंस, जो भी हमारे डिफरेंट कंडक्टर है, सेंटर कंडक्टेंस से कितनी दूरी पर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे GMR की वैल्यू इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो नॉर्मल ट्रांसमिशन रहती है हमारी, ये हमारा GMD हो गया। ठीक है, नॉर्मल ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा 3 वायर 4 वायर, ठीक है, या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऐसे वायर हमारे रहते हैं। तो ये GMD जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन की जो कंडक्टर है मेन ट्रांसमिशन लाइन के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और GMR जो रहता है हमारा, वो हमारे बंडल कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता, हम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो GMR की वैल्यू हमारी डायरेक्टली अफेक्ट करती है कैपेसिटेंस की वैल्यू को। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर हमें बढ़ानी है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर ln ऑफ GMR ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर GMR की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑब्वियस बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी, जब GMR बढ़ेगा। GMR कैसे बढ़ेगा, जितने हमारे जो कंडक्टर रहेंगे उनके बीच का डिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल अगर देखा जाए, जितना डिस्टेंस हम लोग कम करेंगे कंडक्टर का, ठीक है, आपस में, उतना कैपेसिटेंस GMR की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। GMR बढ़ता है, इसका मतलब हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया समझो। ठीक है, हम लोग जितना प्लेट को दूर रखेंगे, कैपेसिटेंस जो रहेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होते जाएंगी। ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन अपॉन डी। ठीक है, डिस्टेंस ये हमारा डी की वैल्यू हो जाएगी। डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली हमारा कम होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मतलब यही लगेगा कंसेप्ट। ठीक है, GMR बढ़ता है, कैपेसिटर भी डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMR वैल्यू। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बट ये जो है हमारा GMD, ठीक है, इसका कोई कैपेसिटेंस के साथ कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक डिफरेंट कंडक्टर हो जाएगा जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर रहता है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंडक्टर का डिस्टेंस हो गया। इसमें कोई बंडल कंडक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आया? तो GMD हमारा कैपेसिटेंस के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, GMR हमारा कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद, ठीक है, इंक्रीज इन म्यूचुअल GMD। ठीक है, इंक्रीज द हाइट ऑफ द कंडक्टर अबव। ठीक है, इंक्रीज द म्यूचुअल GMD। म्यूचुअल GMD हमारा GMD हो जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हमारे इसका आंसर हो गया, यह कट हो गया। यहाँ पे
अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा होता है इंक्रीज विथ सेल्फ जीएमडी या फिर जीएमआर भी अगर बोल सकते तो हम लोग ये राइट कर सकते थे, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ कंडक्टर अबाउ द ग्राउंड। ठीक है, अभी कंडक्टर की बात करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में ये हमारा कंडक्टर जा रहा है ग्राउंड के साथ में, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब जितनी हाइट इसकी बढ़ेगी, ठीक है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, जितनी हाइट बढ़ेगी हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी एट डिफरेंट हाइट। ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है, और ये हमारा कंडक्टर हो गया। ठीक है, जैसा हम लोग डिस्टेंस इसका बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटेंस कम होगा। सेम उसी कंसेप्ट से अगर हाइट हम लोग बढ़ाते हैं कंडक्टर की, ठीक है, हाइट अगर बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा कम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ। ठीक है, कैपेसिटी इंक्रीज करना है। ठीक है, जीएमडी का तो कोई सवाल ही आता नहीं है। ठीक है, इंक्रीज द हाइट ऑफ द कंडक्टर अबाउ। ठीक है, हाइट अगर बढ़ती है तो कैपेसिटेंस हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, हाइट अगर बढ़ती है तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है हम लोग नेटवर्क में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है आपको ट्रांस महाट्रांसको एमएससीबी के एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली होते हैं, ज़्यादा इसको टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड में आता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैक्सिमम बच्चों ने निकाला होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा टी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ट्रांसमिशन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसमें सिमेट्री का कंडीशन रहेगा हमारा ए इक्वल टू डी। ठीक है, और रेसिप्रोसिटी का हमारा यहाँ पे रेसिप्रोकल भी इसको बोल सकते हैं, मॉड ऑफ टी इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1। करेक्ट है? ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। माइनस ए डी प्लस बी सी इक्वल टू -1। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस ए डी प्लस बी टी इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। ये इसका माइनस नीचे चला गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, बस हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाओ, मेन जो है आपका कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये सी के। ठीक है, आप ये सब पकड़ के चलो कि आप ये वीडियो सीरीज को अगर देखते ही हो, ठीक है, तो एक आपको ना बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी आपको वहाँ ट्रांसको के लिए। ठीक है, 90% ऑफ जो स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुई है, ठीक है, उनका यही फीडबैक रहा है कि जो भी ट्रांसको में आता है, एमएससीबी में आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, जो ए लेवल की जो एग्ज़ाम होती है
ठीक है। उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो है हमारा ESC से PYQ ही डायरेक्टली विथ वैल्यू, हाँ ये ध्यान देना, विथ वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ के चलो कि ये आपकी रैंक डिसाइड करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप गेस कर सकते हो ये सेशन जो हमारी वीडियो सीरीज है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। ठीक है, DS is the GMR of subconductor of a 4 subconductor bundle conductor and D is the bundle spacing. ठीक है, what is the GMR of the equivalent single conductor? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे गेट में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे ESC में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, विथ जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा ये। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में ये दिया है कि जो हमारे 4 कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और उसमें डिस्टेंस जो है हमारा स्मॉल d ऐसा दिया है। ठीक है, बंडल स्पेसिंग दिया है। ठीक है, GMR की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, GMR जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं वो टॉपिक। ये हमारे डिफरेंट कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 4 कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें d, ये हमारा d, ठीक है। अब ये आप लोग कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारा बंडल कंडक्टर रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसा कंसिडर करके मत चलो कि जो टावर, जो ट्रांसमिशन टावर है आपको ऐसा कोई देखने को मिलेगा करके। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे होते हैं बंडल कंडक्टर के कंडीशन में। ठीक है, जो मेन कंडक्टर रहेगा हमारा, उसमें बेसिकली इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग कंडक्टर रहेंगे। ठीक है, लेकिन 4 कंडक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ का हमारा GMR की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसे केस में GMR की वैल्यू जो है आपको मिलेगी देखने के लिए। ये इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब R डैश की वैल्यू देखते हैं। R डैश ये हमारा इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर हो गया। ठीक है, √2 ये हमारा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। D वैल्यू हमारी डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंडक्टर हो गया। ठीक है, सभी के लिए डिस्टेंस सेम है हमारा। ठीक है, GMR ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उसका ये वैल्यू रहेगा। ठीक है, पर कंडक्टर मैं इस कंडक्टर को कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें रिमेनिंग 1 2 3 कंडक्टर हमारे आ गए। ठीक है, अब GMR की वैल्यू अगर निकालना है, इसका डिस्टेंस रहेगा, इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। डी ये हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बहुत डीपली जाने वाला है। ठीक है, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। √2 की वैल्यू हम लोग बाहर निकालेंगे, तो इसका 1.09 R डैश D क्यूब 1.4। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से वैल्यू आएगा। ठीक है, DS को ही हम लोग इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द GMR ऑफ द इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर। ठीक है, इसको कंसिडर करके मैं आपको GMR निकाला हूँ। आप सेम वैल्यू इसकी भी रहेगी, ये कंडक्टर की भी रहेगी और ये कंडक्टर की भी रहेगी। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से चीज़ें आगे होती है। ठीक है, इसमें अभी ऑप्शन देखते हैं। पावरफुल, इसमें ये आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, और 2 कंडक्टर,
ठीक है, 2 कंडक्टर के लिए डिफरेंट मिलने वाला है आपको। ठीक है, एग्जाम के लिए 2 कंडक्टर मोस्टली नहीं पूछता। ठीक है, आपको डायरेक्ट 4 कंडक्टर या फिर 3 कंडक्टर के लिए ही पूछ सकता है। ठीक है, 2 कंडक्टर के लिए आपके 2 कंडक्टर रहेंगे। ठीक है, आपस में इसमें इसका डिस्टेंस डी रहेगा। ठीक है, इसमें GMR आपको याद रखना पड़ेगा, GMR इज इक्वल टू आर डैश डी का पावर 1/2। ठीक है, 1/2 क्यों आया, 2 कंडक्टर है हमारे। ठीक है, आर डैश का इफेक्टिव रेडियस, ठीक है, और 3 कंडक्टर, 3 कंडक्टर के लिए इक्विलेटरल स्पेसिंग रहेगा तीनों में। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस रहेगा तीनों में, डी, ये हमारा डी। ठीक है, इसके लिए GMR जो हमारा होता है आर डैश डी स्क्वायर का पावर 1/3। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं तो कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपके पास ये ऑलरेडी आपके नोट्स में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नए हैं, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, एक काइंड ऑफ रिवाइज हो जाएगा आपका टॉपिक। ठीक है, आपका ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक GMD जो है वो असिमेट्रिकल स्पेसिंग इन द सेंस कि रैंडमली ओरिएंटेड जो कंडक्टर रहेंगे उसके लिए आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका, आपको एक आइडिया दे देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे सपोज करो कि ये रैंडमली 3 कंडक्टर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम लोग GMD अगर निकालेंगे, ठीक है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका GMD आप याद रखोगे डायरेक्ट, एक मिनट, इसका यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ये हमारा हो गया डी, डी डिस्टेंस रहेगा तीनों, ये तीनों के बीच का, और ये 2 इंटू 1/3। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, ये GMD हम लोग कब यूज़ करते हैं, GMD और GMD कैपेसिटेंस के कंडीशन में। ठीक है, कि हमारा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक टेस्ट सीरीज के एग्जाम क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है कि GMD और GMR कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऊपर का कंसेप्ट मैं बता दूँ। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द GMD। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो हमारा इंडक्टेंस होता है वो डिपेंड करता है GMD के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो GMR या फिर आपकी जो रेडियस रहेगा कंडक्टर के बीच में उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोरोना लॉस इंक्रीजेस विथ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके ट्रांसफर के लिए। ठीक है, कोरोना लॉस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है,
ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें हम लोग डायरेक्टली रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है, कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लड 25, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए आपको कोरोना लॉस पूछ सकता है, ये आपका एक फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला हो गया, ठीक है, डिफरेंट हमारा क्रिटिकल वोल्टेज रेशियो, क्रिटिकल जो वोल्टेज रहेगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिसरप्टिव वोल्टेज की वैल्यू दी रहेगी या फिर फेज वोल्टेज की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो उसमें हमारा कोरोना लॉस क्या रहेगा वो भी आपको कुछ एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा टॉपिक, जिसमें आपको पूछेगा कि रेडियस के ऊपर क्या इसका डिपेंडेंसी है, ठीक है। फॉर्मूले के ऊपर आपको ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में अगर आप देखा जाए तो आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव जो वोल्टेज रहेगा उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं आगे, ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये हमारा कोरोना लॉस, और ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट कंडक्टर हो गए समझो, ठीक है। कंडक्टर में अभी ऑप्शन देखते हैं, कोरोना लॉस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इसका रिलेशन बन रहा है इसके साथ, ठीक है, तो ये हो सकता है इंक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कंडक्टर साइज भी बढ़ सकता है, ठीक है, डिक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया, इंक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंक्रीज करना है तो डिक्रीज का फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी रेडियस और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो ये डायरेक्टली रिलेशन हो रहा है हमारा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा कोरोना लॉस भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी में बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा कोरोना कोरोना लॉस भी बढ़ेगा, ठीक है। अभी रेडियस की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जब भी हमारा कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर रहेगा, ठीक है, और ये हमारे ये कंडक्टर रहेगा, ठीक है। कोरोना लॉस क्या होता है, जो भी हमारे कंडक्टर के जो सराउंडिंग में जो है एक आयोनाइज एयर हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हाँ आयोनाइज एयर ही बोल सकते हैं, ये बेसिकली हमारे कंडक्टर के सराउंडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, ये हमारे सपोज ये हो गए सराउंडिंग एयर, ऐसा कंसिडर करके चल सकते हो आप, ठीक है, और ये हो गई, ठीक है, ये इस कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर हमारा ए और ये हो गया हमारा कंडक्टर बी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो एरिया एरिया या फिर हम लोग, ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है, ये कंडक्टर की रेडियस हो गई, ये सपोज कंडक्टर की रेडियस, ठीक है। जितना कंडक्टर बड़ा रहेगा, ठीक है, जितना कंडक्टर बड़ा रहेगा, ठीक है, उसका कंडक्टर का एरिया बड़ा रहेगा, ठीक है, एरिया बड़ा रहेगा तो उसके वजह से जो हमारे सराउंडिंग जो एयर है वो ज़्यादा आयोनाइज होगी, जिसके वजह से लॉसेज ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और वही कंडक्टर का एरिया अगर छोटा रहता है, ठीक है, कंडक्टर का एरिया छोटा रहेगा तो आयोनाइज एयर जो है वो कम हो जाएंगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग देख सकते हैं कि कोरोना लॉस जो है वो भी कम होगा, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। तो इसीलिए जो हमारा कोरोना लॉस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेडियस से, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियस बढ़ाते हम कम करते हैं तो कोरोना लॉस भी, सॉरी एक मिनट, डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन द, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कोरोना लॉस अगर कैसा इंक्रीज होगा, रेडियस हमारी डिक्रीज हो गई, कोरोना लॉस हमारा
इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये कंसेप्ट थोड़ा उल्टा है, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा रेडियस रहेगा उतना ज़्यादा आयनाइज, जितना कम रेडियस रहेगा उतने ज़्यादा आयनाइज होगा सराउंडिंग में, और जितना ज़्यादा रेडियस रहेगा उतना आयनाइज कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो स्किन इफेक्ट आपको पता ही है, ठीक है। स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा करंट जो है वो हमारे स्किन कंडक्टर के सरफेस के ऊपर फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन एरिया ज़्यादा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट यहाँ से कम फ्लो करेगा, थोड़ा थोड़ा बहुत कम फ्लो करेगा। इसके वजह से हमारा यहाँ से आयनाइजेशन जो है हमारा कंडक्टर के साइड से वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, हम लोग इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन और लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, कंडक्टर साइज डिक्रीज करेंगे तो हम लोग हमारा कोरोना लॉस भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोपेगेशन कांस्टेंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलती है, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं। ABCD पैरामीटर देख लेते हैं, लेट्स सी। ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है हमारा, ठीक है, ये Z/Y, ठीक है। और ये हमारा, इसको या फिर Y भी बोल सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। वैसे तो मैक्सिमम बुक में आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट इक्वल टू ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इनटू ये हो गया हमारा, ठीक है, एडमिटेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया एडमिटेंस, ठीक है। एडमिटेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऊपर ही किसी क्वेश्चन में देखा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया, अभी हमारा एडमिटेंस देखते हैं। Z/Y, ठीक है। इसमें यहाँ हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट रहेगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम लोग ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा ये हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट हो गया, इसका जो हमारी वैल्यू रहती है, यूनिट रहता है आपका, वो नेपर में रहेगा। और ये हमारा फेज कांस्टेंट हो गया, फेज कांस्टेंट और फेज है, इसका मतलब कि ये डिग्री में ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट मतलब कि Z/Y, ठीक है। एक सेकंड, ये फिर से गलत हो रहा है यार, आज कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है आपका वीडियो, ठीक है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया हमारा, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, Z की वैल्यू हम लोगों को पता है, Z की वैल्यू क्या होती है? R प्लस जे ओमेगा एल,
ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन के केस में बात कर रहा हूँ मैं। और वाई एडमिटेंस की हमारी वैल्यू हो जाती है जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ से जी प्लस जे ओमेगा सी कंडक्टेंस हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बाद में आप बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये हमारा हो गया आई प्लस जे ओमेगा बी, ऊपर जैसे लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन डेफिनेटली इसके ऊपर देखने को मिल सकता है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये अभी डिस्कॉम में जो पेपर हुआ रिसेंटली, ठीक है, डिस्कॉम में आपको डायरेक्टली z और y की वैल्यू आपको दी थी। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रोपेगेशन कांस्टेंट पूछा गया था, आपको वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ट्रांसको में शायद इसका एक्सप्रेशन पूछेगा, या फिर आपको लॉसलेस के लिए भी इसको पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लॉसलेस के लिए भी इसको लिख लो। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में लॉसलेस मतलब कि आपका आर वैल्यू जीरो हो जाएगा, जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो रहेगा, ठीक है, आपका जे ओमेगा अंडर रूट में एल सी। ठीक है, ये आपको भी पूछ सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे तो कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, आपकी रिवीजन अच्छी हो। ठीक है, और आप बाकी बच्चों से थोड़ा एक्स्ट्रा एज आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ अ 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ अ लाइन इज, ठीक है, चार्जिंग रिएक्टेंस दिया है यहाँ पे। व्हाट इज द चार्जिंग रिएक्टेंस फॉर 100 किलोमीटर। ठीक है, अब रिएक्टेंस की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्टेंस जो भी हमारा होता है, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोगों को पता है नॉर्मल 2πfl, या फिर हम लोग ओमेगा एल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक्सी को भी हम लोग ओमेगा सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर। ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन में जब हम लोग देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में ऑब्वियस बात है आपका लेंथ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू भी आपकी चेंज होगी। ठीक है, वैसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो क्लासिफाइड भी किया है लेंथ के हिसाब से। ठीक है, लेंथ वैल्यू जो होती है आपकी, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन को उसमें भी बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो लेंथ के बेसिस के ऊपर किया है। ठीक है, आपका कितना लेंथ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेन के लिए चेंज होती है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन है, आपको तो मतलब पता ही होगा। ठीक है, अभी हमारा एक्सेल की बात करते हैं। ये हो गया ओमेगा एल इंटू ये हमारा लेंथ हो जाएगा। एक्सी दिया है यहाँ पे 1/ओमेगा सी इंटू एल। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिलेशन होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चार्जिंग रिएक्टेंस बोला है, इसका मतलब कैपेसिटेंस ही आएगा। कैपेसिटेंस में ही चार्जिंग होती है वैसे तो। XC1 L1/L2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। XC1 की वैल्यू हमारी 1500, लेंथ पहले हमारी थी 50, बाद में इसको बढ़ा के 100 कर दिया। ठीक है, चार्जिंग रिएक्टेंस हमारा आ गया 750। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो एग्जाम में भी इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको एक
एग्जाम में आपको डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी है जो आपका लेन के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपको पूछा क्या है। ठीक है, चार्जिंग रिएक्टेंस जो है, ठीक है, हमारा लेन के ऊपर डिपेंड करता है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी जो है हमारा जो केबल के कंसेप्ट में आता है, केबल के टॉपिक में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना लॉस ऑन द पर्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ट्ज इज 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ठीक है, व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्ज इन किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ठीक है, अभी ऊपर आपका कोरोना लॉस का फॉर्मूला देखें, 244 अपॉन डेल एफ प्लस 25 ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी के रिलेशनशिप में हम लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपका कोरोना लॉस जो है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके देता हूँ। 60 हर्ट्ज एट 25 अपॉन 50 अपॉन 25। ठीक है, इसका 85 अपॉन 75 डायरेक्टली ऑप्शन से देख सकते हो आप, 1.13। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एक यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन आपको मैं बता दे सकता हूँ। ठीक है, आपकी जो है एसी की जो फ्रीक्वेंसी है जब 50 हर्ट्ज रहेगी, ठीक है, तब आपका कोरोना लॉस विथ डीसी क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ डीसी में कोरोना होता है कि नहीं, प्रेजेंट होता है या फिर अब्सेंट होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करना ये आंसर को। ठीक है, तो कोरोना लॉस इन डीसी वन बाई थ्री इंटू कोरोना लॉस इंटू एसी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान देना। ठीक है, समझ में आया। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना होता है वो हमारे एसी की ट्रांसमिशन लाइन के कोरोना से 1/3 अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं, 1/3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा फॉर द डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। ओके, देखो ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप की लाइन हमेशा अवेलेबल रहती है। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला लॉसलेस रहेगा। ठीक है, और ये डिस्टॉर्शनलेस रहेगा। ठीक है, लॉसलेस का मतलब क्या, लॉस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आर की वैल्यू आपकी जीरो रहेगी। आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, जी की वैल्यू आपकी कंडक्टेंस जीरो हो जाती है। ठीक है, तो पैरामीटर अवेलेबल कौन रहेगा ट्रांसमिशन लाइन में, एल और सी ओनली। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और डिस्टॉर्शनलेस में क्या होता है, डिस्टॉर्शन किस किस पैरामीटर से आता है। ठीक है, हमारे एक तो एल या फिर सी। ठीक है, जो ट्रांजिएंट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एल और सी की वैल्यू आपकी डायरेक्टली जीरो हो जाएगी। ठीक है, ठीक, एल और सी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, तो पैरामीटर कौन सा अवेलेबल बचेगा, आर और जी ओनली। ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें क्या क्या है, डिस्टॉर्शनलेस की कंडीशन हम लोग देखते हैं। कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, डिस्टॉर्शनलेस में क्या होता है, RC इक्वल टू LG। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ये आपका जेनको में भी ए के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ट्रांसको में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन डायरेक्टली पूछ सकती है या फिर आपको डिफरेंट वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा RC इक्वल टू L और G। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल रहेगी L और G के साथ में। ये हमारी कंडीशन हो गई डिस्टॉर्शनलेस के कंडीशन में। ठीक है, तो हमारा जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है, सॉरी प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है हमारा। ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट हमारा होता है अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, उसको ही हम लोग इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में लिखते हैं। ठीक है, ये RG हो जाएगा। ठीक है, L/C। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे डिवाइड नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहना चाहिए। करेक्ट है शायद। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो रहेगा इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डिस्टॉर्शनलेस बोला है, इसका मतलब हमारा आर L और C की वैल्यू हमारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, L और C की वैल्यू हमारी 0 हो जाएंगी। L और C 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट या फिर अल्फा ही लिख सकते हैं, RG। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे देखते हैं, अभी कंडीशन क्या दी है हमारी, ये कंडीशन यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कंडीशन आगे पुट करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, R एज इट इज़, G की वैल्यू हम लोग RC अपॉन L लिख सकते हैं डेफिनेटली। G की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया। ठीक है, तो R बाहर ब्रैकेट के और ये C अपॉन L। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा R ब्रैकेट के अंदर √C/L। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जब भी आपका डिस्टॉर्शनलेस होता है, डिस्टॉर्शनलेस में अल्फा की वैल्यू C/L ये लेते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शनलेस में L और C की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू भी आपको 0 ही मिलेगी। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अल्फा की इसका आंसर R√C/L आएगा। ठीक है, ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। A 50 ohm distortionless transmission line has capacitance of 10⁻⁻10 farad per meter. What is the inductance per meter? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। ठीक है, ये जो है वीडियो सीरीज में आपको मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके ट्रांसको के ओरिएंटेड रहेंगे, वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो टॉपिक है, ठीक है, जो रिपीटेडली आपको पूछते हैं, ठीक है, वो आपको आपके प्रैक्टिस बुक में या फिर आपके टेस्ट सीरीज में वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा YCT जो बच्चे रेफ़र कर रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट की जो बुक रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम उसमें भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, हमारा मोटो ये है कि EAC के जो क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछते हैं, हमें वो टारगेट करना है। ठीक है, वही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे इस वीडियो की सीरीज़ में। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो और डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ले लो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कंडीशन इसका। डिस्टॉर्शनलेस बोला है, डिस्टॉर्शनलेस का कंडीशन अभी देखा हम लोगों ने,
RC इज इक्वल टू L/G। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है 50, कैपेसिटेंस दिया है 10⁻⁻10। एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी जी देखो, जी की वैल्यू नहीं पता, जी हमारा होता है कंडक्टेंस। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन में आता है फॉर मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन है तो भी हम लेते हैं या नहीं, अगर मेंशन है तभी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मोस्ट चांसेस ज़्यादा आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन में ही इसका ज़्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं। मीडियम में भी रहेगा लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू रहेगा। ठीक है, इसीलिए कंसिडर कर सकते हैं कि जी की वैल्यू हमारी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेंशन करता है तो आपको जी की वैल्यू भी कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपकी पैरामीटर जो रहते हैं वो रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा और जी रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्रांसको में देखा था आपने। ठीक है, सॉरी जेनको में आपको देखने को मिला था। इसमें क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आर और एल दो ही पैरामीटर रहेंगे। कैपेसिटेंस रहता है आपका लेकिन बहुत निग्लिजिबल रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको इक्वल टू जीरो या फिर कंसिडर नहीं करते। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमारा कैपेसिटेंस रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस में भी दो टाइप के हम लोग लेते हैं, एक सेंडिंग इन रिसीविंग इन में लेते हैं। ठीक है, टी पैरामीटर और पाई पैरामीटर आपको पता ही है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा। ठीक है, और कंडक्टेंस रहेगा। ठीक है, कंडक्टेंस कंसिडर कब आता है, ड्यू टू लीकेज ऑफ करंट, लीकेज ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, ये आपके इसमें आता है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये पूछ सकता है, ये पॉइंट आपको पूछ सकता है। ठीक है, जिनको में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिला था। डिस्कॉम में अभी रिसेंटली आपको ये पैरामीटर नहीं आया, लेकिन ट्रांसको में डेफिनेटली ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जी की वैल्यू हम लोग रेजिस्टेंस के इनवर्स में लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडक्टेंस हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय सॉल्विंग। ठीक है, 0.25 माइक्रो हेनरी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्राई करो कि कम से कम टाइम में आप इसको सॉल्व करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी आपकी रहेगी क्वेश्चन की, ठीक है, उतना आपको एग्जाम में कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, न्यू क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस बात है हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, ये तो हमारा कॉमन क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये हमारा लाइन वोल्टेज, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, लाइन वोल्टेज रहेगा। ठीक है, और ये हमारा सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस वैल्यू हम लोग देखते हैं अभी। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लाइन की वैल्यू जो है हमारी, लाइन वोल्टेज है हमारा डायरेक्ट 400 किलोवाट अपॉन सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, अभी ये जो है आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी।
जिसमें सर्ज इम्पीडेंस ठीक है, आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आपका 400 to 600 के आसपास आपका रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको 400 ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड आपका अंडरग्राउंड केबल, आपका सर्ज इम्पीडेंस रहेगा आपका 40। ठीक है, तीसरा ट्रांसफार्मर का सर्ज इम्पीडेंस जो है आपका 1000 to 2000, ये आपका इन बिटवीन इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अभी तक के न्यूमेरिकल जो है आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और केबल के लिए ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ट्रांसको में इसकी डायरेक्टली वैल्यू आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन में हमारी बात हुई है ओवरहेड सिंगल ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, हाँ, और एक बात, ये आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, या फिर डबल ट्रांसमिशन लाइन भी अगर बोलता है। ठीक है, डबल यानी कि आपका सर्ज इम्पीडेंस डिवाइड होगा बाय 2 से, तो 400 डिवाइड बाय 2, इसको ही हम लोग पैरेलल लाइन में इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 200। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप, ओवरहेड सिंगल लाइन दिया है कि डबल लाइन दिया है। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए हम लोग 400 लिखते हैं, ये हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमारा 400 मेगावाट। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कंसेप्ट थोड़ा इजी है। देखो कैसा है, बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता है, बहुत से बच्चों को आपका एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे की पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, ये कंसेप्ट बच्चों को पता होगा, लेकिन सर्ज इम्पीडेंस यहाँ पे वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transmission line has RLGC distributed parameter per unit length of the line. If mu is the propagation constant, ठीक है, which one of the following expression represent the characteristic impedance? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फार्मूला यहाँ पे दिया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम लोग को पता है Z/Y होता है। ठीक है, Z/Y, इसको ही Z की वैल्यू हमको पता है R प्लस J ओमेगा L। ठीक है, और ये हमारा एडमिटेंस की वैल्यू J ओमेगा C। ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू पुट करने से पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट के साथ में इसको क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसका हमको थोड़ा कम रहेगा। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ZY/Y²। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा हो गया ZY/Y। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकंड, इसमें ये हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट और ये हमारा y। ठीक है, एक्सप्रेशन में बोल रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरी तरह से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आप याद रखो, एग्जाम में ये भी आपका पूछ सकता है J प्लस J ओमेगा C। ठीक है, ये एक आपका एक्सप्रेशन, इस बार चांसेस है कि ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड एक्सप्रेशन के लिए
सेम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड अपॉन वाई, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड इंटू वाई, ठीक है, जेड अपॉन अंडर रूट जेड वाई आर प्लस जे ओमेगा एल, और ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन क्वेश्चन में पूछा है यही, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, हमारी 3 टाइप की रहती है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, ठीक है। पहला पैरामीटर है हमारा लेंथ का, ठीक है, हम लोग लेंथ को मैं इस साइड में लेता हूँ, ठीक है, 0 to 80 किलोमीटर, 80 to 160 किलोमीटर एंड ग्रेटर देन 160 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा एक क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया आता है वोल्टेज लेवल 0 to 20 किलोमीटर, 20 किलो वोल्ट, 80 सॉरी 20 to 100 किलो वोल्ट, ठीक है, 20 to 100 किलो वोल्ट, और ये मोर देन 100 किलो वोल्ट, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ जब हमारी 4000 की रहेगी, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर लास्ट टाइम आपका जेनको में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ की वैल्यू आपको देता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको यहाँ से टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आपको देखनी पड़ती है, ठीक है, वेदर इट इज शॉर्ट मीडियम या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया देखते हैं, इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस रिले हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, इसमें इम्पीडेंस रिले हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ हमारा मोह रिले, ठीक है। इसके अलावा इसमें पैरामीटर भी हम लोग ऐड कर देते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रहेगा, मीडियम में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस रहेगा आपका, ठीक है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के साथ में आपका कंडक्टेंस भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा पैरामीटर जो रहेंगे, ठीक है, पैरामीटर जो रहेंगे आपके, इसमें आपका ठीक है,
ये आपका रिले का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल रहेगी, हम लोग आगे भी क्लासिफिकेशन करेंगे जिस तरह से आपका टॉपिक बढ़ता जाएगा। यहाँ से आपको बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपके वोल्टेज लेंथ के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ए के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछ सकता है। ये आपका रिले का पोर्शन जो है वो ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, और आपका पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो इस बार भी शायद हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, इसके अलावा पैरामीटर जो है ये यहाँ पे हमारे लंप पैरामीटर रहेंगे। ठीक है, ये हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से होती है। आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ये चार्ट जो है वो आप लोग अपने कॉपी में बना लो या फिर नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है, आप जैसे जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन, मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जैसा कुछ नया अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, यही आपके पीडीएफ में 4 से 5 आपके टॉपिक भी कवर हो गए। ठीक है, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब देखो पढ़ाई ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो आपके जो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, अभी मैक्सिमम बच्चे जो है जिस तरह से मुझे ऑब्जर्व करने में आया, मेरे ऑब्जर्व करने में आया कि बहुत से बच्चे वाईसीटी के लिए प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, कोई जेबी गुप्ता करता है। ठीक है, कोई कोई 2 से 3 बुक कंटिन्यू एक ही बार में रीड करता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन रैंडमली ये क्वेश्चन ये बुक कवर करेंगे, दूसरी बुक पढ़ेंगे, तीसरे बुक से क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को तो मिलते हैं लेकिन आपकी वो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप एक ही बुक रेफर करो या फिर एक से या फिर दो दो बुक रेफर करो जिसमें आपके रिपीटेडली क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में आए। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो और उसके हिसाब से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो टॉपिक के वो आप एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो। आपके टेस्ट सीरीज में आपको अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ये चैनल में हमारे आप यहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको एक्स्ट्रा एज डेफिनेटली देगा। ठीक है, आप भरोसा कीजिए, ये जो है वीडियो सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके ट्रांसफर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम होने के बाद मुझे डेफिनेटली आप थैंक यू बोलोगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है कभी कभी, बट आप ट्राई करो कि पूरे क्वेश्चन देखो और अपने हाथ से सॉल्व करने का ट्राई करो। उसके अलावा आपको अगर इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली नई वीडियो बना के आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें हैं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करो क्योंकि आपको डेली या फिर एक दिन के गैप में आपको डेफिनेटली वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।